अगर वैसा कंपाउंड है तो उसका जब रिएक्शन होने के बाद वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए, वो रिएक्शन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाए, अनसैचुरेटेड में, देन द प्रोसेस कॉल्ड रिएक्शन कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन है। मेरे डिस्कशन करना है, कोई टर्म अगर नहीं समझ में आए, आइदर आपको हम एक और बात बता दें, आपको ये भी अगर नहीं समझ में आया कि सर सी पे OH लगा है तो आप इसको अल्कोहल बोल रहे हैं, आप मेरे से खुल के बात करें, एकदम पूछिए, ठीक है, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक में डिस्कशन होगा ऑर्गेनिक उतना अच्छा होगा, नहीं तो आपको ऑर्गेनिक से डर लगने लगेगा। और ऑर्गेनिक आपका कैरी करता है 40%, 12 का ऑर्गेनिक कैरी करता है 40%, मामूली चीज नहीं है। 40% जाने का मतलब समझ लीजिए ना कि पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ऑर्गेनिक में सीखना है, जबरदस्ती सीखना है, और वैसे केस में आप मेरे से जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे तो जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से सब स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसा डिस्कशन कर रहे थे कि अगर अपने पास कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच आइदर डबल बॉन्ड आएगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड लाने वाला केवल 1 मोल रिमूवल करता है, डबल बॉन्ड लाने वाला केवल 1 मोल रिमूवल करता है, और 1 मोल रिमूवल करने का मतलब क्या हो गया कि आप बोल सकते हैं वीक एलिमिनेटिंग एजेंट होता है, वीक एलिमिनेटिंग एजेंट होता है जो डबल बॉन्ड लेके आता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड लाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट होता है। और एक बात सुन लीजिए मेरा, हम क्या बोल रहे हैं, आपका जीओसी का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। जीओसी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन केवल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, फिर उसके साथ में अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इसी से आता है। मगर जब आप कंपटीशन का क्वेश्चन फेस करेंगे तो जितना नाम लिए ना उससे क्वेश्चन कम आता है, एक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, बाकी जितना ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है सब जीओसी से रहता है, ठीक है। तो स्कूल और कंपटीशन पता नहीं क्यों ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, और जीओसी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक के कंपटीशन लेवल में रहता है आइदर नीट या जेई, तो उसमें जीओसी से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसा बात कर रहे थे, एलिमिनेशन का मतलब सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। अब इसी बात को लेके हम लोग पिछले क्लास में जो काम किए थे वो थोड़ा 1 मिनट दिखा दे कि बाय द वे यहाँ पे एक H लगा है, यहाँ H लगा है, और यहाँ पे एक X लगा है लाइक Cl, और इस प्लेस पे अगर मेरे पास H है, CH3 है, और यहाँ पे भी एक H है, और इस प्लेस पे एक H है। अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं, अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो इट बिहेव लाइक डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट। ये किसकी तरह काम करता है, नाम बोलिए एक बार, डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट, ठीक है, जिसके कारण एक हेलोजन और उसके करस्पॉन्डिंग कार्बन के पास वाला हाइड्रोजन यानी अल्फा बीटा रिमूवल होता है, कभी अल्फा अल्फा रिमूवल नहीं होता है, जिसके रिमूव करने के कारण कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और इधर साइड में जैसे अपना CH3 था वो एग्जिस्ट कर जाता है। कोई दिक्कत किसी को, ये पिछले क्लास में पढ़े थे नहीं ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आज का पार्ट, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं, नो सर गलती था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अपने पास आज जो है ना वो है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है
और कैसे कैसे होता है वो सब चीज पढ़ेंगे। और इसी में एक वर्ड सुने थे एडिशन में, रीअरेंजमेंट। यस सर। यस सर। वो भी यस सर। सबसे पहला हम आपको पहले टाइप्स जो है ना वो सब बता देते हैं, आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं, उसके बाद एक एक टाइप पे अलग अलग है ना एग्जांपल्स देते चलेंगे। एलिमिनेशन का एक टाइप होता है, इसको बोलते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। और E1 कहने का मतलब ये हो गया, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, पूरा नाम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इट टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। इट टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। ये 2 डिफरेंट स्टेप्स में होता है। जो पहला स्टेप होता है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि लिविंग एजेंट निकला और कार्बोकैटायन बनाया। और दूसरा जो स्टेप होता है, सॉरी बी, इसमें हम लोग कहते हैं अटैक ऑफ, ठीक है, अटैक ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम लोग बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, ये हमको नहीं लिखना था, ये हम थोड़ा दूसरी जगह चले गए थे, ठीक है, यहीं रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ अटैक नहीं होता, यहाँ क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर में बैठा रहता है। सर बोलिए नहीं बोलिएगा, अच्छा कोई बात नहीं। प्रोटॉन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कहने का मतलब क्या होता है, H+, ठीक है, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे H+। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मींस रिमूवल ऑफ H+, हमेशा H+ ही हटता है, ठीक है। अच्छा दूसरा बात, अभी हम एक जगह छोड़ के रखे हैं, हम आपको वहां पे बताना चाहेंगे। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, इट इज स्लो स्टेप, और ये जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है ये फास्ट स्टेप होता है। ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। क्या आप लोग अभी तक, नहीं लगता हमको, केमिकल काइनेटिक्स तो नहीं पहुंचे ना अभी? नो सर। नो सर। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ओह फिर से आप लोग को तो इक्विलिब्रियम में लगभग ना के बराबर आता है। यस सर। सर कभी ना कभी पढ़ाए होंगे लॉ ऑफ मास एक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या सर? लॉ ऑफ मास एक्शन अभी तक नहीं हुआ नहीं सर, नहीं हुआ। एक्टिव मास सर बताए थे लेकिन पढ़े सर। यस सर। एक्टिव मास था। और रेट लॉ, सर रो रेट लॉ पढ़े सर काइनेटिक्स में। रेट लॉ पढ़े है ना, तब ठीक है। बस इतना ही चाहिए था। इतना सारा नाम में से अगर एक भी आप बोल दिए ना कि हाँ पढ़े हैं, मेरा काम हो जाता, ठीक है। चलिए सुनिए, अगर पढ़े या नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा। क्या सुभजीत, क्या लॉ बोले सर? रेट लॉ केमिकल काइनेटिक्स में है। केमिकल काइनेटिक्स में भी है, इक्विलिब्रियम में भी है, फिर सर नहीं पढ़े हैं सर, नहीं पढ़े। कोलरॉस लॉ पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? नो सर। सुनिए एक लाइन लिख रहे हैं, याद कर लीजिए, ठीक है, एक लाइन लिख रहे हैं, याद कर लीजिएगा। हाँ सर हम लोग को वीक में सर एक दिन तो होता ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आगे जाएगा कहाँ से सर? अभी तक नस्ट इक्वेशन में पढ़े हुए हैं। और तो ठीक है ना, वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बचा, मतलब फिजिकल में बचा ही कहाँ कुछ, ठीक है। देखिए सुनिए, छोड़िए सब पीछे वाला चीज है ना, एकदम रब कर दीजिए, ठीक है, उसको ओमिट कर दीजिए। एक लाइन केवल याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है, ठीक। ये चीज आप बहुत बार सुनेंगे, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सुनेंगे, आप केमिकल काइनेटिक्स में भी सुनेंगे, आप सरफेस केमिस्ट्री में भी सुनेंगे, आप इक्विलिब्रियम के आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं। कितना काउंट करा दिए? 5, और छठा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। जहां भी रिएक्शन से रिलेटेड बात आएगा उस जगह पे बात आएगा कि अगर वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो कौन सा स्टेप है जो कि उसका रेट डिटरमाइन करेगा कि वो कितनी तेजी से होगा या कितना स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एलिमिनेशन रिएक्शन
इवन मैकेनिज्म से चलता है, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वैसे केस में 2 डिफरेंट स्टेप में पूरा रिएक्शन होगा। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, जो स्लो स्टेप होता है, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। दूसरा स्टेप होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी रिमूवल ऑफ H+, और ये काफी फास्ट होता है। जो फास्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता है, नॉट रेट डिटरमाइनिंग, नॉट रेट डिटरमाइनिंग। क्या आप लोग फ्लैश को जानते हैं? फ्लश नहीं बोल रहे, फ्लैश। वो आपको कहाँ मिलेगा? जो एवेंजर में फ्लैश है ना, एवेंजर एक फिल्म है, देखे हैं कभी? नो सर। यस सर। यस सर। एवेंजर में फ्लैश कहाँ है? ट्रेलर देखे थे सर। तो डीसी कॉमिक्स में होगा, ठीक है। सुपरमैन के साथ होगा, वो काफी तेजी से मूव करता है। जाने दीजिए नाम में क्या रखा है, नहीं नाम में रखा है फ्लैश। फ्लैश जो है ना वो काफी तेजी से मूव करता है, मतलब आप नजर ऐसे उठाए, हुश, खत्म, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ से ना आपको अभी कुछ जाता हुआ दिखा क्या? दिखा? तो कहाँ पे? मेरा हाथ चलता हुआ दिखा? हाँ दिखा। यस सर। मगर हाथ का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। नो सर। ये देखिए अब स्लो स्टेप में जा रहा है, क्या आपको दिखा? यस सर। यस सर। हम आपसे क्या पूछे कि मेरे हाथ में कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखिएगा। नहीं नहीं सर, नहीं। हम आपसे क्या पूछे, मेरे हाथ में कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या आंसर दीजिएगा? पेन। ठीक है, यानी कि जो स्लो स्टेप होता है ना, केवल जो डिटर्मिनेशन लिया जाता है, जो भी उसका है ना कैलकुलेशन किया जाता है, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है या आउटपुट रिजल्ट कितना होगा, वो सब का सब बताने वाला कौन होता है? स्लो स्टेप होता है। समझ रहे हैं सिग्निफिकेंस? यस सर। यस सर। अगर फास्ट हुआ तो वो इतनी तेजी से होता है कि हम लोग उसका है ना कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वो इतनी तेजी से होता है कि हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इस कारण से जो फास्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन में, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कहते। तो अगर किसी एक रिएक्शन के होने का रेट निकालना है कि कितनी तेजी से हो रहा है या क्या दे रहा है, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, वो सब बात केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया सिग्निफिकेंस स्लो स्टेप का? यस सर। ठीक, ठीक। अब आपको हम ये अभी बता रहे थे इवन रिएक्शन के बारे में। दूसरा समरी देंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि तीनों सामने रहे, आप कंपेयर कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया इवन, अभी तक तो हम कुछ लिखे ही नहीं है इवन के बारे में, अभी तो केवल बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। दूसरे का नाम है E2 रिएक्शन। E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, 2 स्टैंड फॉर बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर, इसका ये नाम भी क्यों होता है हम जब एक्सप्लेनेशन देंगे तब बताएंगे, ठीक है। बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या आपको याद रहेगा E1 का मतलब पूरा नाम क्या है? यस सर। यूनिमोलिकुलर। So unimolecular elimination reaction. और E2 का मतलब? Bimolecular elimination reaction. एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए क्या उल्टा होने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए हम नाम आपसे बार बार बुलवा रहे हैं। It take place in single step, एक ही स्टेप में ये पूरा का पूरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एक स्टेप में ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई हमको ये बता सकता है, कोई ये बता सकता है क्या कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा या नहीं होगा? अगर एक स्टेप में हो रहा है तो वो रेट डिटरमाइनिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो फिर उस रिएक्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सर रेट डिटरमाइनिंग होगा। देखिए हम आपको फिर से एक बात समझा रहे हैं, यही सब चीज है जो समझना चाहिए, ठीक है। बाकी तो रिएक्शन होना ना होना वो सेकंड मैटर, ठीक है, वो बात की बात है। पहले ये सुनिए, अगर आपसे कोई पूछा कि देखो H के साथ OH जुड़ रहा है, H+ के साथ OH- जुड़ रहा है, आप बोलिएगा हाँ ठीक है प्रोडक्ट बनेगा। कोई बोला कितना बनेगा,
आप बोलिएगा ये डिपेंड करता है कि तुम कितना क्वांटिटी दिए हो। ये बात विचार नहीं चल रहा है, ये ऐसा डिस्कशन नहीं है कि चाय पीते पीते डिस्कस कर रहे हैं। ये एक रिएक्शन के बारे में डिस्कशन है कि वो रिएक्शन कितना आउटपुट देगा, जल्दी देगा या स्लो देगा, ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, उसमें हीट हमको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये सब हुआ कैलकुलेशन वाला बात। एंड इट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन, रेट डिटर्मिनेशन। जब आप डिटरमाइन करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन। तो अगर एक रिएक्शन है तो वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितना आउटपुट मिलेगा, कितना इनपुट डालेंगे, कितना हीट निकलेगा, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कितना नया बॉन्ड बनेगा, इट इज द डिटर्मिनेशन। तो अगर एक ही स्टेप हो रहा है, वही एक अकेला स्टेप आपको हर चीज बताएगा, चाहे आप उसका प्रोडक्ट का काउंटिंग करें या फिर आप उसमें है ना कोई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन करें या फिर आप उसमें एंथैल्पी का कैलकुलेशन करें, हर चीज बताने वाला एक अकेला। मान लीजिए किसी परिवार में अगर एक इकलौता बच्चा है, बोलिए तो वो अच्छा है कि खराब है? अच्छा बच्चा है। सही है, खराब है सर। ठीक है देखिए, अच्छा है सर। अच्छा होगा खराब अच्छा है होगा सर। वही होगा। हाँ, यस अच्छा सर। होगा खराब होगा वही होगा। मान लीजिए बोल दिया कोई कि फलनवा के घर में है ना वो खराब बच्चा है, और फलनवा के घर में एक ही बच्चा था, बताइए तो उसी बच्चे को खराब बोल रहा है कि दूसरे को बोल रहा है? तो उसी को उसी को बोल रहा सर। अब मान लीजिए जो उसके बगल में रहने वाले थे उनके घर में 4 बच्चा है, ठीक है, और बोला जानता है उसका बच्चा है ना बड़ी बदमाश है, तो सामने वाला सवाल करेगा ना कौन सा बच्चा? यस ठीक है? सर। तो जब कभी भी मल्टीपल स्टेप में होगा रिएक्शन, तो आपको डिक्लेयर करना है कि विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जब एक अकेले स्टेप में पूरा रिएक्शन होगा तो जो है सो वही है। उसी रिएक्शन को फास्ट बोलिए, स्लो बोलिए, रेट डिटरमाइनिंग बोलिए या नहीं बोलिए, जो है सो वही। तो एक स्टेप में जब रिएक्शन होगा तो दैट सिंगल स्टेप आल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट सिंगल स्टेप आल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां तो हाँ ना का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगला E2 रिएक्शन जो एक स्टेप में होगा, इट कंटेन इंटरमीडिएट स्टेप। कभी ये वर्ड सुने हैं? इट कंटेन इंटरमीडिएट स्टेप। यस यस सर। अभी कुछ दिन पहले YouTube पे एक वीडियो डाले थे, बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। यस सर देखिए। हाँ सर देखे थे H2O वाला। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हम आपको क्या दिखाए थे वो देख लीजिए, 1 मिनट हमको जरूरत है इसलिए। H और H दिखाए थे, ये व्हाइट बॉल था, यस सर, यस सर। यस सर, व्हाइट एंड ऑरेंज। ठीक है, ये ऐसा था। फिर उसके बाद क्या किए थे कि बॉन्ड तोड़ दिए थे, तो ये अकेला अकेला हो गया था, ये भी अकेला अकेला हो गया था, चारों अलग अलग हो गया था। फिर उस समय हम आपको क्या बोले थे कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, बिल्कुल ये उसी तरीके से काम करता है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, और पता है ये हाइपोथेटिकल स्टेप होता है, वहां बोले भी। ठीक है, उस समय क्लोरीन आपको 2 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, हाइड्रोजन आपको 2 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है। इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेप। इट इज दी हाइपोथेटिकल मतलब रियल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? सर नहीं है। नहीं है सर। क्लोरीन कभी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, जनरल तौर पे ऑर्गेनिक में तो एकदम नहीं बनाएगा, इनऑर्गेनिक में जाके बनाएगा। जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो क्लोरीन 2 भी बनाएगा, 3 भी बनाएगा, 5 भी बनाएगा। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक में क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी कितना, एक ही बॉन्ड बनाता है, मगर यहाँ पे तो हमको 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये रियल एग्जिस्टेंस वाला चीज नहीं है। इट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल स्टेप। और वैसे केस में क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ ज्यादा सुटेबल फील करेगा, ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ ज्यादा सुटेबल फील करेगा, और तब कहीं जाके हमको HCl मिलता है। फॉर्मेशन समझ में आया? ठीक है, अब देखिए ये था मेरे पास रिएक्टेंट, ये है मेरे पास प्रोडक्ट, तो ये बीच वाला कौन? इट इज द इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट स्टेज है या इंटरमीडिएट स्टेप है, विच इज हाइपोथेटिकल बात।
ठीक है, वो कैसा है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। वैसा ही इंटरमीडिएट स्टेप हमेशा E2 में आता है, हमेशा E2 में आता है। ठीक है, चलिए ठीक। अभी हम एक बात बोल रहे थे, उस पर ध्यान दिलाना आपको जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। मे भी, जरूरी नहीं है मगर मे भी कर सकते हैं। यहाँ 1 लिखा है ना, Yes, sir. इट टेक प्लेस इन कितना डिफरेंट स्टेप, Sir, 2 सर steps. 2 डिफरेंट स्टेप 2 डिफरेंट स्टेप। यहाँ 2 लिखा है ना, यहाँ सर पे 1 स्टेप सर इट टेक प्लेस इन कितना डिफरेंट स्टेप, सिंगल स्टेप सिंगल। एक स्टेप। ठीक है, तो नाम में सर 2 लिखा और सिंगल स्टेप, नाम तो इसके बेसिस पे दिया ही नहीं है, नाम तो दिया है इसके बेसिस पे। बाई का मतलब क्या होता है, Sir, 2. 2 सर यूनी का मतलब क्या होता है, 1. 1 तो नाम दिया है इसके बेसिस पे, वो स्टेप काउंट करके नाम नहीं दिया है। स्टेप बाद की बात है, सबसे पहले यूनिमोलिकुलर कॉल्ड E1, बाइमोलिकुलर कॉल्ड E2। 1 स्टैंड फॉर यूनी, बाई स्टैंड फॉर 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला थर्ड पॉइंट, नाम को पहचानते चलिएगा। नाम में बहुत चीज रखा है, पता नहीं क्यों वो बोले थे कि नाम में कुछ नहीं रखा और नीचे में अपना नाम लिख दिए थे। छोड़िए, शेक्सपियर बोले थे ना सर। और नीचे में नाम लिखे थे ना रोहित। हाँ सर, नाम तो था। जाने दीजिए, अब चलेगा बेचारा, क्या बोलना हम लोग। देखिए E1CB क्या लिखा है, E1CB. E1CB। E1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिक्यूलर, 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिक्यूलर, E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो CB क्या कर रहा है, यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस, यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, लग रहा है ना साउथ वाला नाम है। यस ये है E1CB। तो E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, E2 का मतलब बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, और E1CB का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। CB कॉन्जुगेट बेस, CB कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, CB मींस कॉन्जुगेट बेस। अब अगर आपसे ये पूछ दे कि ये कितने स्टेप में होगा, क्या आंसर दीजिएगा, 3 स्टेप। 2 स्टेप। 2 स्टेप It take place in 2 different steps. It take place in 2 different step, जैसा कि E1 का नेचर था। अब इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ H+, रिमूवल ऑफ H+, उल्टा चला ना, रिमूवल ऑफ H+, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल बेस। कोई बाहर से बेस आया, एक्सटर्नल बेस, एक एक्सटर्नल बेस के प्रेजेंस में सबसे पहले किसका रिमूवल होता है, H+ का रिमूवल होता है। और H+ के रिमूवल होने के बाद तब जाके दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ लीविंग एजेंट होता है। रिमूवल ऑफ लीविंग एजेंट किसको कहते हैं, लीविंग एजेंट? सर जो सबसे पहले सबसे पहले सर ये करता है ना ना ना, गलत बात। यहां तो दूसरी बार गया, तो कैसे बोलेंगे सबसे पहले, हाँ, इट इज द लिविंग एजेंट। H और Cl में कौन नेगेटिव होता है, Cl Cl नेगेटिव होता है ना, Cl ही हमेशा कहलाता है लिविंग एजेंट। लिविंग एजेंट इज नेगेटिव ग्रुप। लिविंग एजेंट कौन होता है, नेगेटिव ग्रुप। नेगेटिव ग्रुप जो अपना बॉन्ड लेके जाता है, जो अपना बॉन्ड लेके जाता है। ठीक है, नेगेटिव ग्रुप जो होगा वही कहलाएगा लिविंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि अगर OH है और H है तो लिविंग एजेंट कौन, OH. OH अगर H है और Cl है लिविंग एजेंट कौन, Cl Cl H है और Br है लिविंग एजेंट कौन, Br अगर Cl और Br है लिविंग एजेंट कौन, Cl Cl। कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट वन कॉल्ड लिविंग एजेंट। तो यहाँ अभी E1CB का बात कर रहे थे, ये भी किसी 2 का स्टेप में होता है।
नाज है? हाँ सर, किसी का माइक ऑन है। रोशनी, थैंक यू। हाँ सर, ऑफ। ठीक है, हो गया, ऑफ हो गया। अरे हम है ना दूसरा वाला मोबाइल को कनेक्ट किए हैं और उसको हम को होस्ट बनाए ही नहीं है, बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बन गया। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। ठीक है, फिल्म देख रही है, हम लोग को पता चल गया। रिमूवल ऑफ लिविंग एजेंट यानी कौन? नेगेटिव ग्रुप ये होता है। तो 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले H+ निकलेगा किसके प्रेजेंस में? एक्सटर्नल बेस के प्रेजेंस में। और दूसरी बार क्या निकलेगा? लिविंग एजेंट निकलेगा। एक बात करना चाहते हैं आपसे, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा कि कार्बेनियन? जो बता सके। सर कार्बेनाइन। अनायन पार्ट होगा। एनायन होगा। कारण क्या है कि H+ निकल रहा है ना, तो H+ प्लस निकल- चला गया तो पीछे कौन छूट गया? माइनस। तो Yes, sir. इंटरमीडिएट E1CB में कार्ब एनायन होता है। अगर हम आपसे ये बात करें कि इसमें इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन सर। देख रहे हैं। चलिए अब एक बात बता दें, शायद आप कॉन्जुगेट बेस जानते हैं क्या? किसको कहते हैं? अरे हाँ तो हाँ, ना तो ना, सोचना नहीं ज्यादा। सर बताए थे एक बार। ठीक है, सुनिए। कॉन्जुगेट बेस, इट इज नेगेटिव पार्ट, it is negative part obtained after removal of 1 H+। एक H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव पार्ट होता है उसी को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सोच के, आपको 1 मिनट के लिए काम करना है। H2SO4 है, H2PO4 माइनस है, फिर उसके बाद H2O है और इसके बाद OH माइनस है। ठीक है, सबका कॉन्जुगेट बेस लिखिए तो क्या होगा? सबका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यहाँ पे आपको बस यही बता दिया गया था कि आप जब एक H+ को हटाएंगे, एक H+ को जब आप हटाइएगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। तो H2SO4 का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, काफी पतला हो गया ये। अगर H2SO4 का कोई कॉन्जुगेट बेस होगा तो वो होगा HSO4 माइनस, एक H+ हटा के। फिर उसके बाद अगर H2PO4 माइनस का हम कॉन्जुगेट बेस निकालते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है। तो उस समय हम क्या बोलेंगे? HPO4 2 माइनस, ठीक है। तो नेगेटिविटी बढ़ रहा है। यहाँ पे भी H2O का अगर कॉन्जुगेट बेस निकालेंगे तो OH माइनस, और यहाँ भी OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस निकालेंगे तो O पे 2 माइनस। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो भी कॉन्जुगेट बेस है वो नेगेटिव कंटेन कर रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ H। ठीक है, अब हम ये बात आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि एक तो मेरे रिएक्शन में ये यूज में आएगा, और दूसरी बात आप इसको समझे। अगर आप H+ को रिमूव करते हैं, यहां देखिएगा, जब आप H+ को रिमूव करते हैं तो उस समय जो पार्ट बचेगा वो एक नेगेटिव आयन होगा। यस सर। यस सर। और यही नेगेटिव आयन क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। इस कारण से इस रिएक्शन का नाम दिया गया है कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। ठीक है, E1 हुआ क्योंकि 2 स्टेप में हो रहा है, यूनिमोलिकुलर है। और कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कार्बोनियन का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? नाम का मीनिंग समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आगे का बात, नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड। इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, इफ रिएक्शन कोई भी, चाहे वो E1 हो या E1CB हो, इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट का वहां पे पॉसिबिलिटी होता है। याद है आपको रीअरेंजमेंट एडिशन में किए थे? हाँ सर। यस सर। रीअरेंजमेंट करने से हमको क्या फायदा होता है? मेजर प्रोडक्ट मिलता है। मोस्ट स्टेबल प्रोजेक्ट मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हम लोग को मेजर मिलता है, यही। तो ये सारा पॉइंट जरूर अच्छे से याद रखेंगे। इतना अगर याद रहेगा तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, मैकेनिज्म तो अलग चीज है, अब मैकेनिज्म बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, अब मैकेनिज्म पे डिस्कशन है, कौन कैसे किस तरीके से काम करेगा, मेनली उसी पे डिस्कशन है। मैकेनिज्म ये आपको हर चीज बताएगा, अंदर वाला बात जो कि अभी तक आपके पास कंफ्यूजन का प्लेस, ठीक है। सबसे पहला मैकेनिज्म हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, किसके लिए? मैकेनिज्म फॉर इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन, तो इवन रिएक्शन के लिए हम एक कंपाउंड ले लें। यहाँ पे मान लीजिए ये जैसे एक बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ एक C है, इसके पास एक CH3 है, ठीक है, और इसके साथ एक और C है, जिसके साथ एक और C जुड़ा हुआ है, और इसके पास Cl है, ठीक, इसके पास Cl है। ऐसा एक और बॉन्ड छूट रहा है ना पीछे वाले का, तो H लगा दिया हम, सब फुलफिल। ये मेरा सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जब थोड़ा सा हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, किसकी तरह बिहेव करेगा? डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? डिहाइड्रोहैलोजेनेटिंग एजेंट। डिहाइड्रोहैलोजेनेटिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा। और उस समय क्या होगा कि आपके इस अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस के कारण सबसे पहले कौन निकलेगा? यहाँ से Cl निकलेगा, सबसे पहले Cl। किसी को कोई डाउट कि सर आप बेस रखे हैं, KOH इज अ बेस, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH इज अ बेस, आप बेस रखे हैं तो H क्यों नहीं निकला? आप पहले Cl निकाल रहे हैं। किसी का क्रॉस क्वेश्चन? हम ही क्रॉस करते हैं, नहीं बोलिएगा ना। ओह, अल्कोहल एसिडिक की बेसिक? सर एसिडिक। एसिडिक मीडियम में अगर आप KOH को डाले, किसको डाले हैं? KOH। तो ये ऐसे टूटेगा K+ और OH-। यस सर। एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव ज्यादा एक्टिव होता है कि नेगेटिव ज्यादा एक्टिव होता है? पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव ज्यादा एक्टिव है तो खींच के किसको बाहर निकालेगा? प्लस को। माइनस को। आप समझ में आया Cl क्यों बाहर निकलेगा पहले? हाँ सर। यस। तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट होने के कारण Cl अपना बॉन्ड लेके निकलेगा। इट इज आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमको जो प्रोडक्ट दिखेगा थोड़ा हम लिख दे रहे हैं। एक रिएक्शन सफिशिएंट है आपको पूरा प्रोसेस समझाने के लिए, बाकी तो केवल प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए होता है। यहाँ पे ये C, इस प्लेस पे H लगा, इसके साथ एक इधर CH3 गया है, जाने दीजिए। इधर साइड में एक C है जिसके पास एक H ऊपर में है, CH3 है, जैसा है वैसे बना दिए, और नीचे वाले C के पास एक प्लस चार्ज है। किसी को दिक्कत प्लस से? नो सर। नो सर। इट इज कार्बोकैटायन। ये मेरा पहला स्टेप हो गया जिसमें कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो स्टेप था ये स्लो है कि फास्ट है? स्लो है सर। ये स्लो स्टेप है, यानी कि A से B बनने में जो टाइम होगा वो ज्यादा कंज्यूम होगा। इट इज स्लोएस्ट स्टेप, आइदर यू कैन कॉल इट स्लो स्टेप, ठीक है, ये स्लो स्टेप। जैसे ये स्लो स्टेप मेरा कार्बोकैटायन लाया, ये इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अगर पॉसिबिलिटी होगा तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, तो हमको तो लग रहा है कि रीअरेंजमेंट होगा। आपको लग रहा है क्या? हाँ सर, कार्बोकैटायन यस सर होगा। अभी ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? सर 2 डिग्री का है। 2 डिग्री। अभी ये 2 डिग्री का है, मगर सोचिए थोड़ा ऊपर जाके कि अगर ये H यहां से निकल के
और यहाँ चला आए कार्बन के पास, तो ये प्लस चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास, और इस कार्बन के पास जो कि है ना बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, सही बोले? यस सर। Yes, एक sir. कार्बन, 2 कार्बन या 3 कार्बन, 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। Hydride shift. यस सर। यस सर। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आपको दिख गया। हाइड्रोजन कहां से निकल के कहां जा रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आराम से पूछ लो, नहीं पूछना है पूछवे नहीं करते, इतना सब समझ में आ जाता है आप लोग को एक बार में। हाँ सर। हाइड्रोजन का शिफ्टिंग ही तो किए हैं वहां पे बस। यस सर। मतलब हल्का काम कर दिया ना। अच्छा, इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेके चले। ठीक, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, और इट इज 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, विच इज मोर स्टेबल देन प्रीवियस। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, और मोर स्टेबल है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कौन से टाइप का होगा? मेजर प्रोडक्ट। Major product. ये मेजर प्रोडक्ट देगा। तो अब जाके किसका अटैक होगा जिसके कारण कि ये प्रोडक्ट देगा? तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा या यहां से हाइड्रोजन निकलेगा? अभी भी सवाल है, सवाल अभी भी है, क्योंकि आपको याद होगा, 1 मिनट नहीं याद होगा, आप गजनी वाला रोल निभाते हैं ना। देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? सर रिमूवल सर। रिमूवल ऑफ H+। तो अब तो H+ निकलेगा यहाँ से, तो H+ निकलने का पॉसिबिलिटी दिखा दे आपको। H+ तो यहां से भी निकल सकता है, H+ यहां से भी निकल सकता है। क्या बोलते हैं? गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। तब तो अगर H+ दोनों जगह से निकलेगा तो भी मेरे पास है अभी भी मुश्किल। ठीक है, कि यहाँ जब हम रिमूवल करेंगे तो कहां से निकलेगा? याद है आपको? यही शायद नहीं, ये नहीं, हमको लग रहा है यही था शायद। ऐसा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे, याद है ऐसा कुछ? यस सर, पूछे थे। Yes, अरे sir. इसमें प्रोडक्ट आपका ऐसा बनाए थे। यस हाँ, सर, साइड साइड में हाइड्रोजन आ गया। Yes, उस समय sir, हम पूछे आपसे थे। एक बात बोले थे ना, इट इज सिमेट्रिकल। वर्ड याद आ रहा है? यस सर लिखवाए थे। ठीक है, सिमेट्रिकल ज्यादा प्रेफर होता है। अब इस बात को ध्यान में रख के बोलिए, 1 नंबर कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालें या 3 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन निकालें? सर 1 नंबर कार्बन। क्या ऐसा 3 सिमेट्रिकल नंबर पार्ट मिलेगा आपको वहां पे? सर 3 नंबर से मिलेगा। 3 नंबर से मिलेगा। ठीक है, यही चीज होता है ध्यान देने का, समझे? प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर एक बार ये बताइए। सुभजीत, हाँ सर। हम ये बोल रहे हैं कि अगर इधर साइड में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो वो तो एंड पोजीशन पे चला गया ना, इधर। समझ गया सर। और इधर साइड में अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये तो मिड में है। मिड में होने का मतलब है ये सिमेट्रिकल है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये ज्यादा प्रेफर्ड होगा और ये हमको मेजर प्रोडक्ट देगा। अभी रुकिए, आ गया ऐसा मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट देगा हमको। यहीं से एक और प्रोडक्ट बन सकता है, ध्यान रखिएगा, यहीं से एक और प्रोडक्ट बन सकता है जो मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, इस सिमेट्रिसिटी को इग्नोर करेंगे। तो C डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में यहाँ पे एक CH2 और इसके साथ में CH3 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक H भी होगा। ठीक है, ये 2, इसके साथ अभी एक और प्रोडक्ट मेरा बाकी ही है। ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना, जितना पॉसिबिलिटी उतना प्रोडक्ट, कमी तो रखिए मत उसमें। ठीक है, कमी एकदम मत रखिए। यहाँ पे फिर से रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ H+, और जब रिमूवल ऑफ H+ होगा तो यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका बात कीजिए। बेंजीन रिंग है, इसके साथ में यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला हाइड्रोजन अपने प्लेस पे। ठीक है, और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आएगा, अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो ये हट गया,
डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद एक CH3 है। देखते चलिए ऊपर का फिगर और नीचे का फिगर, कुछ नया नहीं बना रहे हैं, बस फिगर देखते चलिए, ठीक है। और इसके पास एक H होगा, देखा, ये मेरे पास प्रोडक्ट नंबर C है। तो देखिए कितना प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्या आपको तीनों प्रोडक्ट दिख रहा है सामने? क्या यस आपको तीनों प्रोडक्ट दिख रहा है सामने? ठीक है। यस सर। अब इसमें से एक मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर है, और ये तो और माइनर है ना, ये माइनर। चलिए अब हमको बताइए, तो अब हमको सोच के बताइएगा। हाँ 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 हाँ, बस वही पूछ ही रहे थे। इस C और इस A में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं सर कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमको दिख रहा है कितना प्रोडक्ट? 3, मगर एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट है वहां? 2। 2। ठीक है, कितना प्रोडक्ट है? 2। तो 2। आप कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन का जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, हाँ, पूरा रिएक्शन आप आराम से देख ले, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। कहीं पे कुछ भी हमसे पूछना है एकदम आप पूछे, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए देख लीजिए। सर हाँ, सर तीनों प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बन? तीनों एक साथ बनेगा, तीनों एक साथ बनेगा। अच्छा, ये हम 1 मिनट बता रहे हैं। मान लीजिए का सिर्फ एक जार में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप डाल दिए, ठीक है। बताइए तो उसके अंदर क्या बनेगा? वाटर। क्या H2O2 नहीं बनेगा? यस सर, पेरोक्साइड भी बन सकता। दोनों बनेगा। यस सर। मगर पेरोक्साइड जो है वो स्टेबल नहीं है। पेरोक्साइड बनेगा मगर बाद में कन्वर्ट होके फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना, उस समय ऑब्जर्वेशन लीजिएगा, तो पेरोक्साइड भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। मगर जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तब आप ऑब्जर्वेशन लीजिएगा, तो केवल और केवल वाटर आपको मिलेगा। आपको ये बात पता है ना कि H2O2 जो होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर निकालने के बाद H2O में कन्वर्ट होता है। यस सर। H2O2 का काफी अच्छा खासा यूज है। अगर मान ले रहे आपका दांत पीला पड़ गया ना, तो अपने टूथपेस्ट में 1 बूंद H2O2 डाल के और ब्रश कीजिए, एकदम दांत चमकदार हो जाएगा। ये जो काला काला पहने हैं ना, इस पे H2O2 गिरा देंगे, ये ना व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय द वे आपके कान में है ना गंदा भरा हुआ है, आप H2O2 डाल लीजिए, वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो H2O2 का वापस एक और बात, जो पानी का टैंक होता है ना अपने घर में, जो पानी का सप्लाई होता है, तो Yes, उसमें तो काफी दिन से पानी रहता है, ठीक है। जैसे खत्म होता है फिर भर देते हैं, फिर खत्म होता है फिर मोटर से भर देते हैं, मगर उसमें जो जर्म्स आ जाता है वो कैसे मरेगा? तो आप 1 बोतल H2O2 डाल दीजिए, पूरे पानी को छोड़ दीजिए लगभग 3-4 घंटे, पूरा का पूरा डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको कुछ हार्म भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। अरे बहुत यूज है। हाइड्रोजन चैप्टर आपके क्लास 11 का है ना? यस सर। यस सर। सर पोटाश आयरन का यूज नहीं करना चाहिए उस टाइम? नहीं, उसको नहीं यूज करते, सर रिएक्टिव होता है ना। हाँ बाल पे लेने पे कलर हो जाता है सर बाल। हाँ, उन सब जगह पे तो खैर अमोनिया यूज होता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग का है ना, ये काम का चीज नहीं है, रहने दीजिए, अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया। सर वहाँ पे डबल बॉन्ड एक बार कैसे आए वो बता दीजिए ना। ABC किस में? सर वो मेजर प्रोडक्ट में। मेजर प्रोडक्ट में, यानी A में। A लिखे थे ना यहाँ? अरे कहाँ गायब हो गया? सर ए तो वहां पे था ना, इसको उसको कुछ और कर दीजिए। वो ऊपर में A और B था ना, वो वही सोचे। तो इसको कर देते हैं D, और इसको मिटा के कर देते हैं E, ठीक है। इसको कर देते हैं E, ठीक है। तो D में पूछ रहे थे अभी अंजलि। देखिए अंजलि क्या हुआ, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो 3 नंबर पे आपको कार्बन दिख रहा है, ठीक है। Yes, ये sir. कार्बन अपना एक हाइड्रोजन लूज किया, कारण है कि हम रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कर रहे हैं ना, यस सर। तो वो अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ड्रॉप होगा, हाँ सर समझ गए। तो C डबल बॉन्ड C। और किसी को कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है?
सर नहीं, इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बना उसको नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों प्रेजेंट रहेगा, दोनों प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आप ये जानते हैं ना घर में कौन सा गैस यूज होता है जो एलपीजी में करते हैं? एलपीजी यस सर, लेकिन यस सर, ब्यूटेन। पूरा हाँ सर। ब्यूटेन नहीं रहता है, तो उसमें केमिकल भी डाला जाता है ना, कोई ये कोई कोई केमिकल नहीं, अजीब सा स्मेल के लिए। उसमें प्रोपेन भी रहता है। ठीक है, उसमें प्रोपेन भी रहता है जो उसको इन्फ्लेमेबल बनाता है। ब्यूटेन ब्यूटेन उसको हैवी बनाता है, यानी कि उसके जो इन्फ्लेमेबल प्रॉपर्टी है उसको कम करता है। तो वो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर होता है, इसलिए उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। वो केवल ब्यूटेन रहता है तो उसको ब्यूटेन कहते हैं ना, केवल ब्यूटेन नहीं कहते, वो मिक्सचर होता है। तो कैसे उस कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट गैस का मिक्सचर है, एग्जैक्टली वैसे ही जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होगा उसमें या तो बोले तो C और E का मिक्सचर होगा, या बोले तो D और E का मिक्सचर होगा, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 2 ही बन रहा है ना। समझ में आया? नहीं? यस सर, ठीक, ये दो हमको समझ में आ गया। बस यही बनेगा। ठीक है, यही बनेगा और दोनों का मिक्सचर वहां प्रेजेंट रहेगा। अब बताइए, तो हम लोग हवा में सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन लेते हैं? नो सर, सर नो वो भी सर। मिक्सचर रहता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही ये मिक्सचर बनेगा। हाँ, ये होगा कि ये 90% एंड अबव बनेगा। ठीक है, और ये जो है ये 10% से भी कम बनेगा। ठीक है, इट इज लेस देन 10%, तब जाके हम लोग मेजर और माइनर कहते हैं। और अगर जरूरत पड़ा तो किसी कंडीशन में ये माइनर भी मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे बताया ना H2O2 भी H2O में कन्वर्ट हो जाता है, बस। ठीक है, ये अपने पास था E1 रिएक्शन का एक एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एक और देखिएगा एग्जांपल E1 का ही। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड एक और C। इस प्लेस पे मेरा H है, इस प्लेस पे एक Cl लगा है। अच्छा, आज Cl को हटाते हैं। अब Cl पे कितना के लेना, यहाँ OH लगा लेते हैं। इस प्लेस पे एक H लगा है, यहाँ पे भी एक H लगा हुआ है, और इस प्लेस पे H3 है और H3 है, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या किए, कंसंट्रेटेड H2SO4 में डाल दिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह बिहेव करता है, नाम क्या, बिहेव किस तरह करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहने का मतलब है कि वो H2O लूज कराएगा। ठीक है, ये जो H2SO4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये H2O हटाएगा, H2O हटाएगा। तो H2O हटाने में यहाँ पे सबसे पहले OH जाएगा या फिर H+ जाएगा? H+। अच्छा, H2SO4 है तो इसका कौन सा पार्ट एक्टिव? H+ एक्टिव है। सर H+ एक्टिव है। H+ OH एक्टिव है, जाएगा। H+ एक्टिव है तो वो OH- को खींचेगा ना। यस सर, OH जाएगा। यस सर, यस सर। तो पहले लीविंग एजेंट निकला कि पहले हाइड्रोजन निकला? लिविंग एजेंट। लिविंग सर एजेंट। लिविंग एजेंट। और लिविंग एजेंट अगर यहाँ से निकला तो ये जो है वो E1 में जाएगा कि E1 CV में जाएगा? E1 CV में। E1 में जाएगा सर। E1 में जाएगा। ठीक है, कासिफ? E1 CV में तो वही तो बोल रहे हैं, कासिफ समझेगा तब ना हम आगे हाँ सर, समझ गए सर, समझ गए। जैसे E1 आया तुरंत समझ गए। ठीक, ठीक है, तो OH- गया यानी कि मेरा लिविंग एजेंट बाहर निकल गया। जैसे लिविंग एजेंट बाहर निकलेगा हमको क्या मिलेगा, इस प्लेस पे CH3 बॉन्ड C ऊपर H, यहाँ पे CH2 और उसके बाद इधर साइड में CH3, और यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे प्लस बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कार्बोकेटायन है, यस सर। कार्बोकेटायन। तो ये जो रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन बनना था, ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है? स्लो स्टेप है। स्लो है सर। ये स्लो स्टेप है। और जैसे कार्बोकेटायन बन गया, अब कार्बोकेटायन में क्या रीअरेंजमेंट हो पाएगा? नो नो सर, 2 नहीं डिग्री होगा। फायदा नहीं होगा। ये पहले से 2 डिग्री है और जो कि स्टेबल है। अगर इधर उधर घसका दिए तो या तो 2 डिग्री बनेगा और नहीं तो 1 डिग्री बनेगा, जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा।
तो 2 डिग्री है। अब इस पे रिमूवल होगा, किसका रिमूवल होगा इस बार? H प्लस। H प्लस। सवाल ये बनता है ना कि इसके अगल बगल में तो H प्लस भरा हुआ है, तो किधर से जाएगा? लेफ्ट वाले कार्बन से जाएगा या राइट वाले कार्बन से जाएगा? सर राइट वाले पे। राइट वाले से, क्यों? सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहा है ना। तो Yes, sir. हाइड्रोजन फ्रॉम ए, अगर ए से हाइड्रोजन हटाएं तो प्रोडक्ट बनेगा CH2। अगर हटाएं हम बोले, ठीक है, अगर हटाएं तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2 और बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं बी से, हाइड्रोजन कहां से? बी से। एक मक्खी है जानते, परेशान कर दिया। हाइड्रोजन कहां से हटाएंगे? बी से। हाइड्रोजन फ्रॉम बी, अगर आप बी से हाइड्रोजन हटाइएगा तो वो प्रोडक्ट देगा आपको CH3 बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है, ये ऐसा होगा। अब इसमें से कौन मेजर और कौन माइनर? सर बी वाला सर मेजर है सर, और ए वाला माइनर है सर। तो लेफ्ट वाला जो है ये मेरा माइनर होगा और राइट वाला जो है ये मेरा मेजर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये जो बना अभी आपके पास मेजर और माइनर, तो इसको मेजर आप क्यों बोले? मेजर इसीलिए बोले आप क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन है ये, ठीक है। और इस जगह पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, समझे? ये ऐसा, ठीक है। अब पता है क्या होता है? एलिमिनेशन में एक रूल आता है, उसका नाम है सेटजेफ रूल। उसका नाम है सेटजेफ रूल। एडिशन में एक रूल पढ़े थे, नाम याद है? मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। वैसे ही एलिमिनेशन में एक नाम आता है, उसको बोलते हैं सेटजेफ रूल, ठीक है, SAYZEF, ठीक है, सेटजेफ रूल। इसका है ना नाम अलग अलग, स्पेलिंग अलग अलग भी दिया हुआ रह सकता है, कोई बात नहीं। किसी किसी में ना सेटीजेफ दिया हुआ रहता है, किसी किसी में सेटीजेफ दिया हुआ रहता है। आदमी नहीं बदलेगा, ठीक है, वो अलग अलग पब्लिशर अलग अलग तरीके से बोलता है, पता नहीं क्यों बोलता है, मगर ये दोनों एक ही आदमी है और रूल भी एक ही है। इसका क्या कहना है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, symmetrical alkene is major product, symmetrical alkene is major product, ठीक है। अभी तो हम लोग ये देख लिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल वर्ड को लेके प्रोडक्ट बना रहे थे। अब हम लोग उसको नाम क्या दे दिए? सेटजेफ रूल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन बना सकते हैं और अगर आप सिमेट्रिकल अल्कीन बना सकते हैं, तो विच वन इज मोर प्रेफरेबल? जो सिमेट्रिकल हो, ठीक है। इसके पीछे कारण है ना, यहां से पुशिंग और यहां से पुशिंग, कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, कैंसिलेशन होगा, इफेक्ट नहीं आएगा, इस कारण से वो ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ तो पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको दिख रहा है एक ही में, सपोर्टिव है ना, ठीक है। तो ये सपोर्ट कर रहा है, इस कारण से ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये माइनर होगा। और ये क्योंकि एक तरफ से अपोज कर रहा है, इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, वैसे केस में इसको हम मेजर बोलेंगे। अब सुनिए, सी 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 और सी और सी, इसमें एक प्रोडक्ट हम बनाए सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर सी और सी कार्बन, और एक प्रोडक्ट हम ये बनाए सी सी डबल बॉन्ड सी और सी और सी। कौन मेजर कौन माइनर? सर बी वाला मतलब नीचे वाला मेजर है, नीचे वाला मेजर और ऊपर वाला माइनर। मगर क्या यहाँ पे आपको जो सिमेट्रिसिटी दिख रहा है इक्विवेलेंट, वैसा सिमेट्रिसिटी यहाँ मिल रहा है? नो नहीं मिल रहा है। मगर उसके बावजूद जब इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला, सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा?
फर्स्ट वाला वाला तो फर्स्ट वाला 4 कार्बन। तो इवन कार्बन कंटेनिंग अल्कीन इज मोर स्टेबल देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्कीन। बात समझे? यस सर। इवन नंबर ऑफ कार्बन जिस अल्कीन के पास है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू दोज अल्कीन विच कंटेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन है उससे ज्यादा स्टेबल इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कीन होता है। बात समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। चलिए ठीक है, याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन रहता है और क्या। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को डिस्कशन करना था E2 रिएक्शन पे। अच्छा एक मिनट, स्टार डाल ही डाले हैं तो बता दे। E1 रिएक्शन कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों? ठीक है, वही बताने वाले हैं। कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर सिंस ड्यू टू its slow step only single concentration term of reactant या कहे तो इंटरमीडिएट, सिंगल कंसंट्रेशन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट। और कौन सा इंटरमीडिएट बनता है इसमें? कार्बोकेटायन इज यूज्ड। ठीक है, इज यूज्ड। मान लीजिए रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, तो इंटरमीडिएट ही तो अभी तक मेरे प्रोडक्ट के जैसा है। तो जो ऑब्जर्वेशन लेना है इंटरमीडिएट से लेंगे। तो इंटरमीडिएट से जब ऑब्जर्वेशन लेंगे उस समय मेरा अटैकिंग एजेंट नहीं आया था, और अटैकिंग एजेंट के ना होने के कारण पूरा का पूरा रिएक्शन कितने कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है? सिंगल कंसंट्रेशन टर्म। इस कारण से इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, अभी हमको जरूरत है हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकेटायन ओनली। केवल और केवल कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है, अटैकिंग एजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। does not depends on attacking agent, वो अटैकिंग एजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इस कारण से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कहीं भी यूनिमॉलिक्यूलर आएगा ना, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा यूनिमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर कहने का मतलब ये हो गया कि वो सिंगल से कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, और वो मॉलिक्यूल या वो स्पीसीज कौन सा है मेरे इस केस में? कार्बोकेटायन। ठीक है, खत्म हो गया E1। अब आपको बस क्या करना है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है जहां से आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो। सेकंड E2 रिएक्शन। E2 का पूरा नाम क्या है? बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ये होता है। ठीक है, और बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको नाम से पता चलना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग एजेंट, दोनों पे। ठीक है, जो अटैकिंग एजेंट है जो कि रिएक्शन स्टार्ट करा रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आप बोल रहे हैं वहां डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट, वही है अटैकिंग एजेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। कारण ये है कि मान लीजिए जैसे ये एक पार्ट है मेरे पास, ठीक है, ये एक पार्ट है, एक सब्सटेंस है। अगर रिएक्शन में ये अकेला आया, हम ऑब्जर्वेशन लेने लगे तो केवल इसका कंसंट्रेशन काम देगा। बाय द वे, अगर ये दोनों पहले से चिपका हुआ है और मेरे पास रिएक्शन में बीच में आया तो हम दोनों का कंसंट्रेशन यूज करेंगे ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब एक स्टेप में रिएक्शन होगा
तो दोनों का दोनों कंसंट्रेशन काम में आएगा, और जब मल्टीपल स्टेप में होगा तो केवल एक कंसंट्रेशन काम में आएगा। ठीक है, हम तो सोचे ये सब पढ़ उड़ के बैठे होंगे, मगर आप लोग को नहीं पता है, फिर भी बस याद रखिएगा कि E2 मतलब बाइमोलिक्यूलर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म, वन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, अनदर इज अटैकिंग एजेंट। आप इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के प्लेस पे चाहे तो रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, और इसके साथ अटैकिंग एजेंट दिखाएंगे अभी आपको हम उस स्टेप में। ठीक है, अटैकिंग एजेंट ऐसा। अब आगे का बात, थोड़ा रिएक्शन दिखा दे ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड बाकी चीज तो ऊपर लिखी दी है। हाँ, मान लीजिए जैसे ये C है और इसमें एक लिविंग एजेंट लगा हुआ है, ये C है और इसके पास एक H है। इस प्लेस पे कुछ भी, इस प्लेस पे कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाय द वे हम लोग यहाँ पे अटैकिंग एजेंट को लेके आ गए तो वो अटैकिंग एजेंट क्या होगा? वो अटैकिंग एजेंट इन केस ऑफ OH H2SO4 होगा, इन केस ऑफ हेलोजन वो अल्कोहलिक KOH होगा। अब रिएक्शन का जो पार्ट है वो होता कैसे, वो सुन लीजिए। मान लीजिए अटैकिंग एजेंट के जगह हम यहाँ पे HB बोलते हैं, HB। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो C और C था, इसका दो बॉन्ड किसी काम का नहीं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक हो गया, इस हाइड्रोजन लिविंग एजेंट के साथ बॉन्ड वीक हो गया, और वो जो वीकनेस आया वो यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। समझे क्या हुआ? जो पहले से बॉन्ड था वो वीक हो गया, और जहां पे बॉन्ड नहीं था इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, वो बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, वो धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। कारण क्या है कि H बाहर निकलना चाहता है, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, L बाहर निकलना चाहता है, इसका डायरेक्शन बाहर है। तो जब ये दोनों जाएगा तो कार्बन अपने ऑक्टेट को या कहें तो अपने क्वाड को कंप्लीट करने के लिए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, न्यू बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, न्यू बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो स्टेप है ना, यहाँ आप ध्यान से देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना के रखा है, काउंट कीजिए तो। 6 है सर। दिखा? नहीं दिखा। 1 2 yes sir 3 4 सर 5 है। 5 है ना। कार्बन 5 बॉन्ड बना के रखा। क्या कभी कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नो सर। नो सर। कारण से ये जो मेरा इंटरमीडिएट स्टेप है, ये जो मेरा इंटरमीडिएट स्टेप है, इसको हम लोग हाइपोथेटिकल स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोथेटिकल स्टेप भी कहते हैं। और इस हाइपोथेटिकल स्टेप यानी कि सोचा समझा स्टेप के बाद हाइड्रोजन और लिविंग एजेंट निकल जाता है और उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड C, इधर 2 बॉन्ड खाली, इधर 2 बॉन्ड खाली। कोई दिक्कत है आपको प्रोडक्ट से? मिल गया। और बाहर में साइड प्रोडक्ट है HL निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन निकला था और लिविंग एजेंट निकला था। चलिए अब देखना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले जो पहला पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे आपको एक साथ कितना टर्म दिख रहा है? सर 2 टर्म। दो टर्म, एक रिएक्टेंट है और एक अटैकिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा दूसरा, यहाँ पे आपको कितना टर्म दिख रहा है? सर 1 टर्म है तो 2। क्यों 2 है? सर इंटरमीडिएट वाला ना सर? हाँ, इंटरमीडिएट वाला। सर एक दिख रहा है सर। एक ही दिख रहा है ना? यस सर। जब लिखेंगे तभी दिखेगा। हाइड्रोजन अपनी मर्जी से छोड़ के बाहर निकल जाएगा, मतलब पूछ रहे हाइड्रोजन अपनी मर्जी से बाहर नहीं ना निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बेस होगा तब तो हाइड्रोजन निकल रहा है। सर बेस मतलब कौन? यहाँ पे यस सर, हाँ B है पिछला क्लास में। और ये लिविंग एजेंट अपने से बाहर निकल जाएगा।
नो सर। हाँ सर। नो अरे नहीं, इसके पास भी तो H+ है। H+ मतलब यहाँ H दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो लिविंग एजेंट और हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकल रहा है। सोचिए सोचिए सोचिए, इस पेन में मान लीजिए ढक्कन लगा है, दोनों अलग अलग हो रहा है। कैसे हो रहा है? अपने से ऐसे रखे रहेंगे, ढक्कन फट से उड़ जाएगा। नो सर। आप हटा दिए थे। तो क्या करेंगे, हम इस हाथ से ढक्कन को इधर खींच रहे हैं और इस हाथ से पेन को इधर खींच रहे हैं, समझ रहे हैं? तब तो दोनों का बॉन्ड टूटेगा। तो जब खींचते समय अभी बोलिए तो केवल पेन और ढक्कन है कि मेरा हाथ भी है? सर हाथ भी है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अटैकिंग एजेंट भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ मेरा रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है। तो इस स्टेप में कितना टर्म प्रेजेंट है? सर दो टर्म। 2 टर्म। ठीक है, बढ़िया। इस प्लेस पे कितना टर्म प्रेजेंट है? 2 टर्म। क्या आपको हर एक स्टेप में 2 टर्म दिखा? यस सर। हाँ सर। ठीक है। इस कारण से यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो 2 टर्म पे डिपेंड करता है और इसी कारण से इसको हम लोग E2 कहते हैं, यानी बाइमोलिकुलर कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब हम थोड़ा एक रिएक्शन दिखा दें आपको इसके बेसिस पे और कंडीशन बता दें कि कब E1 होगा कब E2 होगा। ध्यान रखिएगा, whenever concentration of attacking agent is more, मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। वहां पे लिखा रहेगा अनलिमिटेड या लिखा रहेगा मोर या फिर लार्ज क्वांटिटी। whenever concentration of attacking agent is more, then E2 reaction take place, तब E2 रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन टेक प्लेस, तब E2 रिएक्शन होता है। और बाय द वे अगर कम रहेगा तो क्या होगा? In case of less concentration of attacking agent, मैकेनिज्म फॉलो कौन सा? E1। मैकेनिज्म फॉलो E1 रिएक्शन। मैकेनिज्म किसको फॉलो करता है? E1 रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर याद हो ना, तो बीच में हम एक बात बोले थे कि ये जो अटैकिंग एजेंट है, ये अटैकिंग एजेंट वही रहेगा जो कि हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे थे या फिर है ना डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट यूज कर रहे थे, समझे? तो ये वही रहेगा। तो वैसे केस में आपको ये समझना होता है कि अगर सर बोल रहे हैं कि H2SO4 ही रहेगा तो कब E1 होगा और कब E2 होगा। अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन कम है, वो आप पढ़े हैं सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़े हैं। अगर उसका कंसंट्रेशन कम है तो वैसे केस में वो E1 को फॉलो करेगा। अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो E2 को फॉलो करेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब जल्दी से अटैक करेगा ना, ठीक है। इस कारण से E2 होगा। और अगर अपनी मर्जी से एकदम बैठा हुआ आराम से कि चलेंगे अटैक करेंगे, ठीक है, तो इतनी देर में क्या हो गया? E1 रिएक्शन हो गया, ठीक है। इतनी देर में E1 रिएक्शन हो गया। तो यही बात आपको समझना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, सेम मेरे पास रिएक्टेंट है। यहाँ पे लगा है Br, इस जगह पे लगा हुआ है H, यहाँ पे भी एक H लगा है, यहाँ पे भी एक Br लगा है। इस प्लेस पे एक H है, इस प्लेस पे एक H है, इस प्लेस पे एक H है। बहुत एक्सट्रीम, ठीक है। इस प्लेस पे भी H है। और देखिए हम क्या कर रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2 को कंसंट्रेटेड प्रेजेंट कर दिए हैं। बोलिए, क्या आपको फील हुआ कि अटैकिंग एजेंट काफी स्ट्रांग है? यस सर। बहुत ज्यादा। ठीक है, यही सब देख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अब इसके बाद क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट आएगा। इंटरमीडिएट में मेरे पास चारों का चारों कार्बन अपने जगह पे जैसे था वैसे, मगर यहाँ पे ब्रोमीन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, नीचे वाले ब्रोमीन का बॉन्ड भी वीक हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। और बाकी तो H3 जैसे था वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बना, तो देखिए हम यहां से आपको बोलेंगे कि आप 2 प्रोडक्ट बनाइए,
फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट आपको पता चल रहा होगा कि CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, क्या आपको ये पता चला था कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा बात मेरा सुनिए कि ब्रोमीन जा रहा है, सुनिएगा समझिएगा, ब्रोमीन जा रहा है यहां से और हाइड्रोजन जा रहा है यहां से, तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा? नहीं दिखा? सी सर डबल बॉन्ड। क्या बोले? हम बोल रहे हैं कि ब्रोमीन अपने प्लेस से जा रहा है ऊपर वाला और हाइड्रोजन जा रहा है इस राइट साइड वाले कार्बन यस से, सर, डबल बनेगा बॉन्ड इधर बनेगा ना? बनेगा, यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद Yes, sir. ब्रोमीन यहां से गया और हाइड्रोजन जा रहा है इस बार यहां से, जा सकता है? यस सर। हाँ, तो Yes. वैसे केस में फिर से आपको यहाँ पे दिखेगा डबल बॉन्ड सी। ये कौन है? डाई इन। डाई इन, ठीक है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल Yes, होता है, sir. ठीक है, लेस स्टेबल होता है, ठीक। और जैसे ये लेस स्टेबल हो गया, वैसे केस में बताइए डाई इन बनेगा या आइन बनेगा? Sir, आइन। आइन बनेगा। इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू ए नंबर, बी इज मोर स्टेबल। कारण है फिर से सिमेट्रिकल है ये, बोलिए हाँ कि ना? हाँ सर, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे क्या कोई इसी तरीके का सिमेट्रिसिटी चल रहा है? सर नहीं। इस कारण से कौन मेजर प्रोडक्ट, ए की बी, कौन मेजर प्रोडक्ट? बी मेजर प्रोडक्ट है सर। बी मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और ए कैसा होगा? माइनर। पता है क्या होगा? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये वाला ए नंबर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करेगा और तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा बी में, ठीक है। और उसी समय एक वर्ड सामने आता है जो शायद हमसे बार बार पूछता रहता है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, अलग से पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सर हमको नहीं समझ में आता आइसोमेरिज्म क्या होता, हम पढ़े ही नहीं है। हम आपसे बस एक चीज पूछ लें, लेफ्ट वाले का कोई हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा क्या? सी कितना और एच कितना? काउंट कर लीजिए। C4H6। C4 और H6 है? 5 है। नहीं नहीं 6 है। आप भूल रहे हैं यहाँ पे एक और H होना चाहिए, ठीक है। C4 H6। और राइट साइड वाले का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा? C4H6 आइसोमर। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना, यस सर, Yes, sir. स्ट्रक्चर मगर क्या स्ट्रक्चर सेम है? नो सर। डिफरेंट। तो बोथ ए एंड बी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और दोनों फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है, ठीक है। जब Yes, sir. पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये आइसोमर्स है। तो कन्वर्ट होता है, मगर पता है ये क्या? ये यूनिडायरेक्शनल है, इट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल है, सारा का सारा डाई इन जो है वो आइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर आइन कभी डाई इन में कन्वर्ट नहीं होगा। मगर क्योंकि मेरे बोतल में, मेरे कंटेनर में दोनों प्रेजेंट है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए हम बोलेंगे कि आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है बात? पूरा ऑर्गेनिक जानते हैं एक साथ मिला हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें है ना ये हैलोजन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसमें एल्डिहाइड नहीं आएगा, आएगा। उसमें कार्बोक्सिलिक नहीं आएगा, वो भी आएगा। पूरा ऑर्गेनिक एकदम मिक्सअप है। हम बोले थे ना ऑर्गेनिक कैसा होता है? एक स्फीयर की तरह होता है जिसका कोई एंड नहीं है और सब एक दूसरे से एकदम मिला हुआ है। बाकी फिजिकल में तो जब एक चैप्टर पढ़ते हैं ना तो दूसरे चैप्टर का बहुत कम उससे लेना देना होता है, मगर यहाँ ऑर्गेनिक में जो पढ़िएगा आगे का भी लेना, पीछे का भी लेना, सबका लेना देना चलते रहता है, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं, कोई आइसोमेरिज्म नहीं, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही चीज, ठीक है। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा E2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, आशा मेरा सही है कि गलत है? यस सर है। बहुत कोई को तो नहीं समझ में आया, पता, वो लोग चलते बना रहे, छोड़ो यार, क्या एक तो है ना, नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे उसको, हम क्या करेंगे, ठीक है। इससे नहीं होता है ना, आपको किसी चीज से भागना नहीं चाहिए,
ठीक है। आज आप भाग जाएंगे मान लीजिए, मगर जिस दिन ये आएगा तो आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा, आप उस समय भी छोड़ के भाग जाइएगा। और कितना क्वेश्चन छोड़ के भागिएगा, इसका मतलब है कि आप है ना अपने आप को 100% के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। जो 100% के लिए अपने आप को तैयार करता है उसको 100 लाने में है ना परेशानी खड़ा हो जाता है, उसको 95-96 लाने में खड़ा हो जाता है परेशानी। आप अगर अपने आप को 100 के लिए तैयार ही नहीं रखिएगा और फिर उसके बाद बोलिएगा कि सर जानते हैं केमिस्ट्री में फेल हो गए थे सर, ठीक है, हमको केमिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए सर, तो बोलने से नहीं ना होता है, करने से होता है। इसलिए स्टेबल रहिए। हम तो बार बार खड़े हैं कि आपको अगर ये नहीं समझ में आया कि सर रिएक्शन का स्पेलिंग REACTION क्यों होता है, हम वो भी बता देंगे, ठीक है, मगर पूछिएगा तब ना, ऐसे कैसे हम जानेंगे कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अभी जैसे हम पूछे कि आशा करते हैं कि E2 आपको समझ में आ गया होगा, आप में से है ना 2 4 5 10 आदमी बोला, बाकी लोग नहीं बोला, नहीं बोलने वाला भी मन में बोल दिया होगा यस सर यस सर यस सर, ठीक है। और कोई मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला, कोई छोड़ो बोल के क्या फायदा, मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला, तो नहीं पढ़ने वाला है भाई, तो जब सामने वाला बताने के लिए तैयार है तो पूछना है, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक पूरा लेक्चर है ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो जो रिएक्शन किए हैं अपनी कॉपी में खुद से कीजिएगा, तब जाके प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में आपको बताएंगे E1CB और उसके बाद हम लोग का एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे वास्ट रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन मिलके सब्स्टिट्यूशन के बराबर होता है, ठीक है, सबसे वास्ट रिएक्शन, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आज वाला चीज है ना थोड़ा रिवाइज करके बैठिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।